आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा दी थी और अभी भी जो कोरोना वायरस है वो हम सबके बीच में है। आपको बता दें कि भले ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन अभी भी तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इसलिए हम लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि सावधानी बरतें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। तो कोरोना महामारी की तीसरी लहर जो है वो बेहद खतरनाक हो सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वायरस फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तीसरी लहर की चेतावनी के बाद चिकित्सक लोगों को आगाह करने में जुट गए हैं, जबकि सरकार भी इस तीसरी लहर से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करेगा। इसमें केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के इस्तेमाल और सफर करने से परहेज करने से ही जा सकता है और इसके अलावा सावधानी से ही इस घातक महामारी से बचा जा सकता है। वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग भी इस घातक बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जबकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी जरूर कर रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार ने दूसरी लहर से सबक लेकर आगे कोई लापरवाही ना बरते, ये उम्मीद की जाएगी। तो अब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञ लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर अब तक आई दोनों लहरों से भी खतरनाक हो सकती है। लिहाजा सरकार अपने स्तर पर भी काम कर रही है, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए सरकार का साथ देना बेहद जरूरी हो जाता है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। हम लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन में अख्तियार करें। इसके अलावा मास्क पहनकर ही जरूरी होने पर घर से बाहर निकलें। साथ ही साथ सरकार की अगर बात करें तो सरकार भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। लगातार जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है, लेकिन जो जनता है उसकी भागीदारी बेहद अहम हो जाती है। वेरिएंट जो अभी कोरोना के जैसे आप सब लोग सुन रहे हैं, ये कोरोना का ही एक दूसरा रूप है, एक म्यूटेशन किया हुआ रूप है जो अभी है। और इसका ऐसा है कि इस पे वैक्सीन उतनी असरदार नहीं होगी जितनी आज के वेरिएंट पे है। और बच्चों को जहाँ तक प्रभावित करने की बात कही जा रही है, तो बच्चे चूँकि अभी वैक्सीनेशन से बिल्कुल ही छूटे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा आशंका जताई जा रही है कि बच्चों पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। तो तैयारियां चल रही हैं, हम उस हिसाब से कोविड के वार्ड बना रहे हैं, बच्चों के लिए अलग से पीडियाट्रिशियंस अपॉइंट किए जा रहे हैं और बच्चों से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं या जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब जो है प्रोक्योर किए जा रहे हैं, जिससे कि अगर बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है तो हम बच्चों को बचा सकें इससे। हरिद्वार कुंभ के दौरान जो कुछ भी हुआ था वो सब ने देखा था और हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठे थे। आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ में हुए कोरोना टेस्टिंग घोटाले की जांच कर रही मेला प्रशासन की जांच को टीम जो है उस जांच टीम को डीएम ने रोक लगा दी है। उस जांच टीम पर डीएम ने रोक लगाई है। डीएम सी रविशंकर ने कहा है कि जिस टीम को जिला प्रशासन ने गठित किया है वो टीम ही मामले की जांच करेगी। 1 अप्रैल से कोरोना संक्रमण काल के साये में हुए कुंभ में मेला प्रशासन की ओर से अलग से श्रद्धालुओं की 11 निजी लैबों से कोरोना जांच कराई गई थी, जबकि सरकार और जिला प्रशासन की ओर से अलग से कोरोना की जांच कराई जा रही थी। मेला प्रशासन की ओर से 2,51,000 कोरोना टेस्टिंग जांच श्रद्धालुओं की गई थी। तो अब जो मेला प्रशासन ने टीम बनाई थी उसकी जांच पर डीएम ने रोक लगा दी है। डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जो टीम जिला प्रशासन ने गठित की है वही इस कोरोना टेस्टिंग घोटाले की जांच करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोरोना टेस्टिंग घोटाले में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि जो विरोधी पार्टियां हैं वो मामले को लेकर लगातार सियासत करती हुई भी नजर आ रही हैं, मामले को लेकर राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कोई भी दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लगातार शिक्षा की गुणवत्ता पर इसलिए सवाल उठते रहे हैं क्योंकि कई वीडियोस भी सामने आए हैं। और आपको बता दें कि जो पहाड़ के बच्चे होते हैं वो आज भी कई सपने देखते हैं। वो सपना देखते हैं कि उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिले, लेकिन गरीबी के कारण कई बच्चे ऐसे हैं जो
इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाते हैं। अब ऐसे बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार अटल उत्कृष्ट योजना चला रही है, जिसके तहत बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम वाली पढ़ाई मिल सकेगी। तो प्रदेश प्रत्येक विकासखंड में सीबीएसई पैटर्न में 2 विद्यालयों को संचालित करने जा रही है। इसी योजना के तहत टनकपुर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में संचालित करने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसका उद्घाटन किया। शिक्षा विभाग की पहल पर राज्य भर में गरीब वर्ग के बच्चों को भी अंग्रेजी शिक्षा मिलने का सपना सच होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान गौरा देवी हरेला पखवाड़ा का भी शुभारंभ किया और इंटर कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया। शिक्षा मंत्री पांडे ने मुख्यमंत्री का निर्धन लोगों के बच्चों को सरकारी विद्यालय के जरिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाने के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश भर में अटल उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जाने पर आभार जताया। मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हर गरीब व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा प्राप्त करे। इसलिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गरीब वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए राज्य के प्रत्येक विकासखंड में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन का फैसला किया है। इन विद्यालयों में कक्षा 5 से इंटर तक की शिक्षा सीबीएसई पैटर्न में दी जाएगी। साथ ही सभी चयनित विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता भी मिल चुकी है। इसलिए आज उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में संचालित करने के लिए यहां पहुंचे और इसका उद्घाटन किया। 15 जुलाई से इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, उनका भी चयन किया जाना है। पूरे प्रदेश में सीबीएसई पैटर्न से संचालित होने वाले 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जाएंगे, जिनके उद्घाटन आज प्रदेश भर में किया जा रहा है। उन गरीब अभिभावकों की ये सोच है कि उनका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए। निश्चित ही जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ महंगा होने की वजह से आम गरीब आदमी का बच्चा कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं जा पाता था। उसी कल्पनाओं को लेकर हमने सरकारी सिस्टम में भी सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से मान्यता दिला के हमने कोशिश की है कि कक्षा 6 से लेकर इंटर तक के बच्चों की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से की जाए। इस नाते सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाई गई है। इंग्लिश मीडियम के जो अध्यापक हैं, जितने पद रिक्त हैं, उन पर सबकी तैनाती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 15 जुलाई को होने वाला है। अध्यापक भी आ जाएंगे। काशीपुर में खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल भूमाफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जो एसडीएम हैं वो भूमाफिया के खिलाफ एक्टिव नजर आ रही हैं। तो भूमाफिया के जंगलराज पर अब एसडीएम शिकंजा कसने जा रही हैं। हमारी खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। भूमाफिया द्वारा किस तरह से अवैध कॉलोनियों का धड़ल्ले से निर्माण कर राजस्व विभाग को चूना लगाया जा रहा था, उस खबर को संज्ञान में लेते हुए काशीपुर प्राधिकरण संयुक्त सचिव और एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने 52 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। साथ ही 2 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के साथ एक अवैध कॉलोनी को सीज करने की कार्रवाई करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि ना रेरा के नियम, ना विकास प्राधिकरण के मानकों की दरकार और ना तहसील प्रशासन की कोई अनुमति, इसके बावजूद धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। यही नहीं, खेती की भूमि को सरकारी नियमों की कमजोरियों का फायदा उठाकर भूमाफिया जमकर चांदी काट रहे हैं। यही नहीं, सरकारी जमीन को भी इन भूमाफिया ने नहीं छोड़ा और उसे भी बेचने का काम किया। भूमाफिया पैसा कमाकर अपनी जेबें भर लेते हैं। अवैध कॉलोनियों पर कई बार नोटिस जारी हुआ, लेकिन कार्रवाई की बात करें तो नोटिस जारी होने वाले किसी भी कॉलोनाइजर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। काशीपुर क्षेत्र में पिछले लंबे वक्त से प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कॉलोनियों का धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। भूमाफिया नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनियों का निर्माण कर अपनी जेब तो भर रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग को लाखों का चूना लग रहा है। अब एसडीएम ने इस खबर को संज्ञान में लिया है। अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई की बात कही है। तो भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन का हंटर चलता हुआ नजर आ रहा है। जो भूमाफिया है उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा, ये आश्वासन दिया गया है। चिन्हित भी कॉलोनियों को कर लिया गया है। 52 अवैध कॉलोनियों को नोटिस भी भेज दिया गया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन कार्रवाई कब तक होती है। देखिए, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ प्राधिकरण की और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, टोटल जब से मैं आई हूँ तब से मैंने 52 नोटिसेस क्या कहते हैं इशू कर दिए हैं, जहाँ जहाँ अवैध कॉलोनी काटी जा रही है या फिर अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
और नोटिस के बाद अभी क्या कहते हैं कि 2 ऑर्डर हैं ध्वस्तीकरण के और एक जो ऑर्डर है वो सीलिंग का है। तो लगातार क्या कहते हैं कि सख्त कार्रवाई की जा रही है प्राधिकरण के द्वारा। और आपके माध्यम से भी सबको बताना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ अवैध प्लॉटिंग की जा रही है और किसी के द्वारा अगर अवैध कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कृपया प्राधिकरण के पास आएँ। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी चल रही है प्राधिकरण के माध्यम से और उसमें कंपाउंडिंग भी आप करवा सकते हैं। देखिए, खबर उधम सिंह नगर से है, जहां सीएमओ कार्यालय के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल सीएमओ कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उन्होंने डिप्टी सीएमओ पर आरोप लगाया है, बदसलूकी करने का आरोप डिप्टी सीएमओ पर लगा है। आरोप है कि डिप्टी सीएमओ हरेंद्र मलिक ने डाटा ऑपरेटर से अभद्रता और गाली गलौज की है, जिसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने डिप्टी सीएमओ हरेंद्र मलिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी कर्मचारी सीएमओ कार्यालय परिसर में कार्य बहिष्कार कर धरने में बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने अभद्रता और गाली गलौज करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कोविड-19 के जनपद के टीकाकरण प्रभारी डिप्टी सीएमओ हरेंद्र मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था, लेकिन कंप्यूटर स्लो होने के चलते चंद मिनटों की देरी हो गई थी, जिससे नाराज हरेंद्र मलिक को गुस्सा आ गया और आरोप है कि उन्होंने डाटा असिस्टेंट कर्मचारी विष्णु श्रीवास्तव को पहले तो खूब लताड़ लगाई, बाद में उनके साथ जमकर गाली गलौज भी शुरू कर दी, जिससे नाराज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने डिप्टी सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीएमओ दफ्तर के गेट पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि जब तक वो कर्मचारी से माफी नहीं मांग लेते तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। तो डिप्टी सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। आरोप एक कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने का लगा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था, लेकिन कंप्यूटर स्लो होने की वजह से कुछ मिनटों की देरी हो गई थी, जिसके बाद डिप्टी सीएमओ साहब भड़क गए थे। आरोप लग रहा है कि इस दौरान उन्होंने जो कर्मचारी वहां पर मौजूद था, जिस कर्मचारी की जिम्मेदारी थी, उस कर्मचारी को ना सिर्फ लताड़ लगाई बल्कि उसके साथ गाली गलौज भी की, जिसके बाद अब कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। साफ तौर पर कहा है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। सब हम लगातार कोविड के 16-17 घंटे काम कर रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ के वैक्सीनेशन में पूरा काम करके दे रहे हैं और विभाग के कर्मचारी द्वारा मतलब गाली बकी गई है। हमें मेन मुद्दा यह है, हम काम कर रहे हैं, गलती है तो आप बोलो उस चीज़ के बारे में, आप गाली थोड़ा बक सकते हैं उस चीज़ के बारे में। माँ बहनी गालियाँ किसी को। किसने दी गाली आपको? डॉक्टर हरेंद्र मलिक जी ने गाली दी हमें। अच्छा, किस काम को लेकर गालियाँ दी आपको? एक बीसी थी, बीसी कनेक्ट हो रही थी, कंप्यूटर स्लो चल रहा था, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगा, 2:30 बजे मीटिंग थी और 2:35 हो चुके थे कंप्यूटर ऑन होने में। इतना सही मुद्दा था, उसमें उन्होंने गाली करना शुरू कर दिया। अच्छा। अब पूर्व में वैसा मतलब बड़ा बदतमीजी करी जाती है हर बार। अच्छा। लोग काम नहीं करते, 16 घंटे काम करने वाली सुनना पड़ता है हमें। अच्छा, सब हम लगातार। आज हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का जन्मदिन है। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा और हरिद्वार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद महाराज ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया और साथ ही संदेश दिया कि सभी को ऐसे रक्तदान शिविर के आयोजन को जरूर करना चाहिए। वहीं उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने बताया कि निशंक जी का जन्मदिन है, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं जन्मदिन की दी गई। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर निशंक मुख्यमंत्री थे और अब पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया था और आज बहुत खुशी है कि यह स्वैच्छिक रक्तदान शिविर पूरे उत्तराखंड में माननीय निशंक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक अच्छा कार्यक्रम बताया और इससे प्रेरणा लेने की जरूरत को अहम बताया। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से जब किसी भी जरूरतमंद को मदद होती है तो उस तक मदद पहुंच सकती है। आज माननीय निशंक जी का जन्मदिन है। मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो 100 साल तक इसी प्रकार से जनता की सेवा करते रहे राजनीति के माध्यम से। जब माननीय निशंक जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और हमारे इसमें वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में एक संवेदना अभियान के तहत
रक्तदान की शिविर का शुभारंभ किया था और आज मुझे बड़ी खुशी है 2 सप्ताह ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर पूरे प्रदेश के अंदर माननीय निशंक जी का जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में ये चलाया जाएगा। आज डॉक्टर निशंक का जन्मदिन है और हम उनके हर जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाते हैं और अब की बार हम इसको करीब 2 सप्ताह तक चलाएंगे। पूरे प्रदेश में चलेगा क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक संवेदना रक्तदान कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज हरिद्वार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल की गई है। आजीविका नैनो पैकेजिंग यूनिट की शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के लक्सर ब्लॉक में आजीविका नैनो पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत की गई है। यूनिट का शुभारंभ लक्सर खंड के विकास अधिकारी मनमोहन रावत ने किया। इस यूनिट से महिलाओं की आजीविका बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरअसल नैनो पैकेजिंग यूनिट में महिलाएं बाजार से थोक भाव में सामान खरीदेंगी और छोटे छोटे पैकेज में बेचेंगी, जिससे उनकी आजीविका बढ़ेगी और महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल की गई है। आजीविका नैनो पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत की गई है, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि इस यूनिट के जरिए जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें। यहां पर जो महिलाएं हैं वो बाजार से सामान खरीदेंगी, थोक भाव पर सामान खरीदा जाएगा और फिर उसे छोटे छोटे पैकेज में बेचा जाएगा, जिससे महिलाओं की आमदनी बढ़ सकेगी। हमने सीडीओ सर को लेटर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर नैनो पैकिंग मशीन है जिसके अंतर्गत आप लोग काम कर सकते हैं और हमारी समूह की सभी महिलाओं ने यह तय किया कि हम लोग नैनो पैकिंग मशीन का काम स्टार्ट करें, जिसके तहत आज हम उद्घाटन कर रहे हैं। और हमें सभी ब्लॉक की तरफ से बीएम सर, वीडियो सर और हमारे सभी जितने भी अधिकारी हैं सभी ने हमें समर्थन दिया, सहयोग दिया, परमिशन दिलवाई कि आप लोग ये समूह की महिलाएं काम करेंगी, उनकी आजीविका बढ़ेगी। इसके लिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिन से हमारी मशीनें यहाँ पे रखी थी। हम सोचे थे कब हमारा यहाँ पे काम चले और हम सब तैयार थे। हमारे ब्लॉक के अधिकारियों ने भी हमारा सहयोग किया। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा ये काम स्टार्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि जो हम थोड़ा बहुत काम घरों पे करते थे वो वहीं पे पैकिंग कर लेते थे। अब हम सब बहन मिल के यहीं पर काम करेंगे। हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारा यहाँ पे जो क्लस्टर है बंदना ग्राम संगठन के नाम से, इनको हमने यहाँ पे जो हमारी नैनो पैकेजिंग यूनिट की स्थापना की है। इसमें वो अपने समूह के द्वारा जो उत्पादित माल होंगे, चाहे आपके दालें हैं या सब्जियां हैं, जो भी हैं, उसके उत्पादित माल को यहाँ पे पैकिंग करेंगे और उसके बाद उसका उत्पाद को अपने सप्लाई चाहे मार्केट में या अपने जो हमारे विपणन केंद्र होते हैं या हाट बाजार है उसमें उस माल को ले करके उसको अपना बेच करके अपनी आजीविका का वो करेंगे और अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। उसमें हमने सीडीओ गदरपुर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। महिला की आत्महत्या करने के पीछे की वजह का तो खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने आत्महत्या की है। तो गदरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नरखेड़ा गांव में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद परिजनों और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि महिला शोभा ने पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या की है। मृतक महिला की शादी 12 साल पहले हुई थी और उसके 4 बच्चे भी हैं। अब जो परिवार और बच्चे हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि महिला इस तरह से आत्महत्या कर सकती थी। अभी महिला की आत्महत्या के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने आत्महत्या की है। खेड़ा में महिला शोभा देवी ने अपने घरेलू कलेश से तंग आकर जहरीले पदार्थ का सेवन किया है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसे इसमें अग्रिम तहरीर आती है हम लोग उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। खेड़ा में महिला शोभा देवी
बॉलीवुड एक्टर वीरेंद्र सिंह धारचूला पहुंचे। यहां उनका व्यापार मंडल ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि हीरो बनने के बाद वे पहली बार अपने गृह क्षेत्र पहुंचे थे। तो आज जौलजीबी में सिने कलाकार वीरेंद्र सिंह का भव्य स्वागत किया गया। बलवाकोट पंथा गांव के निवासी सिने कलाकार वीरेंद्र सिंह बॉलीवुड में एक्टर बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र बलवाकोट आए थे। यहां पर व्यापार मंडल जौलजीबी ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। जौलजीबी क्षेत्र के सभी युवा और युवतियों में काफी उत्साह देखने को मिला। व्यापार मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मशक्तु ने फूलमाला से वीरेंद्र सिंह का स्वागत किया। इस दौरान वीरेंद्र ने अपने अनुभव को युवाओं के साथ साझा किया और अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत और हिम्मत को वजह बताया। उन्होंने युवाओं को मेहनत कर कामयाबी हासिल करने की सलाह दी है। कहते हैं ना, अगर कि आपकी हिम्मत है, अगर आप में करने का वो लगाव है, तो परेशानियों से कभी फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां आई जब से मैं मुंबई गया, क्योंकि मुझे लगता था यहाँ से कि मेरा था एक सपना था कि मुझे मुंबई जाना है, बॉलीवुड में काम करना है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तब आप रियलिटी से आपका रूबरू होता है। तो काफ़ी सारी परेशानियाँ थी, लेकिन मन में था, दिल में था कि मुझे करना है, लेकिन उन परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।